मैं सारा खाना दस्तरखान पर लगाने के बाद किचन साफ कर रही थी ताकि चच्ची को कोई मौका न मिले मुझे जलील करने का। बाहर चच्ची का भाई और उनकी फैमिली दावत पर आई हुई थी। इसी वजह से उन्होंने मुझसे बहुत सारे खाने पकाने का बोला था। वह सुबह से ही तरह तरह के लजीज खाने बनाने में लगी हुई थी। अब शाम को सब आए तो मैंने कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना उनके आगे पेश कर दिया था। मैंने आज एक निवाला भी अब तक हलक में नहीं उतारा था, क्योंकि मेरे पास से एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं थी। चच्ची ने मुझे 6 बजे से उठा दिया था और कहा था कि आज तूने पूरे घर को शीशे की तरह चमकाना है। अगर मुझे जरा भी धूल मिट्टी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? मैं चच्ची की धमकी सुनकर काफी खौफजदा हो चुकी थी, क्योंकि वो जो कहती थी फिर वो हर सूरत करती थी। उनको तो बहाना चाहिए होता था मुझे अजियत देने का। अब भी मैं पिछले 10 घंटों से मुसलसल बगैर आराम किए काम में लगी हुई थी, क्योंकि चच्ची अपने खानदान वालों को लेकर बहुत ही जज्बाती हो जाती थी। वैसे तो मेरे लिए उनके पास यही गिला होता था कि उनके पास मेरे ऊपर लगाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, और अब जब आज उनके भाई की फैमिली आ रही थी तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर एहतमाम कर लिया था। मुर्ग पुलाव, गोश्त कढ़ाई और खीर उन्होंने खास तौर पर बनवाई थी। मैंने तो कभी इतना कुछ जिंदगी में चखा तक नहीं था। जब से होश संभाला था दूसरों का बचा हुआ बासी खाना ही खाया था। अब ये सब देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह में पानी आ गया था, क्योंकि इतनी देर से मशक्कत करने के बाद अब मेरे अंदर सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और भूख बहुत ही जोरों की लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हों। मैंने चुपके से थोड़े से चावल एक बर्तन में रख लिए ताकि जिस वक्त सब खाने में मसरूफ हूं मैं वो खा लूं। चच्ची ने तो कभी मर कर भी मुझे ये खाना चखने नहीं देना था। इस वक्त तो अपने मेहमानों के साथ मसरूफ थी, तो मैंने किचन की सफाई करके जल्दी से वो चावल निकाले और खाने लगी थी कि एकदम से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं झटका खाकर पलटी तो पीछे चच्ची के भाई का बेटा खड़ा था। वो मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। उस लड़के का हाथ अब तक मेरे कंधे पर ही था। मैंने जल्दी से उसका हाथ हटाया और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाकर सबके साथ बैठे। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि अगर उस लड़के को किसी ने मेरे साथ किचन में देख लिया तो एक फसाद मच जाना था। चच्ची तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रखते थी। वो तो मेरा साया भी अपने खानदान वालों पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे सख्ती से पहले ही मना कर दिया था कि खबरदार लड़की, अगर तू मेरे मेहमानों के सामने भी आई तो चुपचाप काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाना। मैं इसी वजह से जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, मगर मेरी बदकिस्मती थी कि वो लड़का पानी पीने के बहाने से किचन में चला आया था और अब मेरे नजदीक खड़ा होकर हविस्तरी नजरों से मुझे ताड़ रहा था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस पानी पीने आया था। तुम तो ऐसे कांप रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उस लड़के की बात सुनकर मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। मैंने घबराते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर जाकर बैठे, मैं पानी लाती हूँ। मैं अभी पानी का जग लेकर मुड़ी ही थी कि उस लड़के ने जग के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसके हाथ पकड़ते ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मेरे हाथ में पकड़ा जग जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था और कांच के कुछ टुकड़े मेरे पैरों में भी चुप गए थे। तकलीफ की वजह से मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। शोर की वजह से थोड़ी ही देर बाद चच्ची किचन में आई और गुस्से से दनदनाते हुए मेरे पास आकर कहा, बदबख्त लड़की, ये क्या किया तूने? मेरा इतना महंगा जग तोड़ दिया। उनके भाई के बेटे ने चच्ची को देखते ही एकदम से झूठ बोला, फूफो मैं तो बस पानी पीने आया था, इस लड़की ने मुझे बातों में लगा लिया। मैं फटी फटी आंखों से उस खटिया लड़के की बात सुनती गई, जो कि कितनी आसानी से झूठ बोल गया था। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, चच्ची ये झूठ बोल रहा है, मैं तो यहाँ से जा रही थी, यही मेरा हाथ पकड़कर खड़ा हो गया था। चच्ची ने मेरी बात सुनने से पहले ही एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मक्कार लड़की, अब तू मेरे भांजे पर झूठा इल्जाम लगाएगी? तेरे जैसी 2 टके की लड़की में ऐसे कौन से सुखाब के पर लगे हुए हैं जो वो तेरा हाथ पकड़ेगा? अरे अब तो मुझसे मुकाबला करने के लिए मेरे ही घर के लड़कों पर डोरे डालने लगी है। तूने भी आज दिखा ही दिया कि तू भी अपनी माँ जैसी नीच और बदचलन है। वो मुझे जलील करते हुए मार रही थी। मैं रोते हुए उनसे फरियाद करने लगी, खुदा का वास्ता है चच्ची, मेरी मरी हुई माँ के बारे में ऐसी बातें ना करें, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैं कसम खाती हूँ मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है।
मैं तो ऊपर कमरे में जाने लगी थी। चच्ची को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, वो तो बस मुझे ही गलत समझ रही थी। चच्ची ने हमेशा से अपने भाई के बेटे को अपनी बेटी रिदा के लिए सोच रखा था। अब जब उसको मेरे साथ खड़ा देखा तो उनका खून खौल रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि मुझे जिंदा दरगोर कर दे। वो तो मेरा वजूद किसी तरह भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती थी, मगर मेरी सूरत में उनको मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे घर में पनाह दी हुई थी। मेरे पास यहाँ रहने के सिवा कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, इसी वजह से मैं ये कड़वा घूट पी गई थी। उन्होंने मेहमानों के जाने के बाद बाकी सारा बचा हुआ खाना उठाकर फ्रिज में रखा और उसको ताला लगा दिया था। मैं रोते हुए ऊपर छत पर बने अपने कमरे में आ गई थी। जो थोड़े से चावल मैंने अपने लिए छुपा कर रखे थे, उस लड़के की वजह से वो भी हाथ से चले गए थे। मैं भूखी प्यासी कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या करूं। पेट में भूख की वजह से मरोड़ उठ रहे थे। मैंने बहुत कोशिश कर ली थी कि किसी तरह आंख लग जाए और ये रात गुजर जाए, मगर नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी। मैं आखिरकार आधी रात को उठी और नीचे किचन में दबे कदमों दाखिल हुई। सब इस वक्त सोए हुए थे। मैंने देखा मगर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। चच्ची वाकई एक सफ़ाक औरत थी, जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उनको जरा एहसास नहीं था कि मैं भूख से मर भी सकती थी। उनकी बला से मैं कल की मरती आज मर जाती। मैं वहां से मायूस होकर वापस जाने लगी थी कि मेरी नजर एक तरफ पटारी में पड़ी सूखी रोटी पर गई। वो रोटी 2 दिन पुरानी थी, जो कि सूख कर बिल्कुल पापड़ बनी हुई थी। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैंने एक गिलास में पानी लिया और वो सूखी रोटी लेकर ऊपर छत पर आ गई थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं मुंडेर के पास पैर लटका कर बैठी और वो सूखी रोटी पानी में डिबोकर खाने लगी। वो रोटी बिल्कुल भी खाने लायक नहीं थी, मगर इस वक्त मेरे लिए वो भी एक गनीमत ही थी। सूखी पापड़ जैसी रोटी खाते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी जिंदगी क्या से क्या बन गई थी। आज ये हाल था कि मेरे पास एक वक्त के खाने को रोटी भी मयस्सर नहीं थी। अपनी बेबसी पर मुझे खूब रोना आया था। मैं चाहकर भी किसी से कोई फरियाद नहीं कर सकती थी, चूंकि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। इस दुनिया में मेरे जितने सगे रिश्ते थे, वो सब मुझसे हमेशा के लिए छिन चुके थे। अब मैं अपनी चच्ची के घर लावारिसों वाली जिंदगी गुजार रही थी, जहां किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी क्या हालत थी। कोई मुझसे झूठे मुंह भी नहीं पूछता था कि मैं ठीक भी हूं या नहीं। हर किसी को मुझसे बस काम करवाना होता था। मैं यही सब सोचते हुए वो सूखी रोटी खा रही थी कि एकदम से आसमान पर बादल गरजने लगे और तेज हवाएं चलने लग गई थी। मैं हैरान हुई कि ऐसे एकदम से मौसम कैसे बदल गया था। अब तक तो आसमान बिल्कुल साफ था और दूर दूर तक बादलों का नामो निशान तक नहीं था। तेज हवा चलने से मेरे सर से दुपट्टा भी सरक गया था, मगर इस वक्त ज़हनी तौर पर मैं इस कदर परेशान थी कि किसी चीज का कोई होश नहीं था। मैं वहीं बैठी हुई थी कि कुछ देर बाद खाने की खुशबू महसूस हुई। मैंने दाईं तरफ देखा तो वहां 7 घर की दीवार पर नजर पड़ी, जो कि छोटी सी थी और हमारे घर से मिलती थी। मैंने उठकर देखा तो वहां पर कुछ पड़ा हुआ था। मैंने करीब जाकर गौर से देखा तो वो एक थाल थी जिसको कपड़े से ढका हुआ था, मगर इसके बावजूद उसमें से बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही थी। मैं हैरान हुई कि आखिर ये थाल यहाँ पर किसने रखी थी। यहाँ तो कोई मौजूद नहीं था। मुझे ज्यादा अजीब इस बात पर लगा कि इस साथ वाले घर में तो कोई भी नहीं था। ये घर सालों से सुनसान पड़ा हुआ था। मैंने उस थाल से कपड़ा उठाया तो गर्मा गर्म खाना पड़ा हुआ था। मैंने हर जगह देख लिया था, मगर वहां कोई नहीं था। पता नहीं कौन हमदर्द ये खाना यहाँ पर रखकर चला गया था। इतना लजीज खाना देखकर मेरी भूख मजीद तेज हो गई थी। मैंने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसने गैबी तौर पर मुझे खाना भेज दिया था। मैं वो थाल लेकर अपने कमरे में आ गई थी और बिस्मिल्लाह करके खाने लगी। मैंने आज से पहले इतना लजीज खाना कभी नहीं खाया था। खाना खाते ही मेरे ऊपर वनूदगी छाने लगी थी। कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में खोती चली गई। अगले दिन आंख खुली तो मेरा नाम नैना है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। अम्मा अब्बा ने मुझे बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पाया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही लाड गई थी। मेरी हर बात को सर आंखों पर रखा जाता था। अब्बा मेरे पैदा होने पर इतने खुश थे कि पूरे खानदान में मिठाई बांटी थी। मेरी दादी अब्बा से कहती थी, तू तो बावला हो गया है, अरे बेटी ही तो पैदा हुई है, कौन सा लड़का हुआ है जो तू खुशी से दीवाना हुआ फिर रहा है। ये लड़कियां बस बोझ होती हैं,
एक न एक दिन तो इन्होंने बाप का घर छोड़कर चले जाना होता है, साथ तो पेटों ने रहना होता है। तुझे इसके इतने नखरे नहीं उठाने चाहिए, वरना ये कल को बागी हो जाएगी। इसने अगले घर जाना है, वहां पर कोई इसके इतने नाज नखरे नहीं उठाएगा। तू अपने लिए खुद ही मुसीबत इकट्ठी कर रहा है। मेरे अब्बा दादी की बात सुनकर कहते कि मेरी बच्ची मेरी शहजादी है, ये जब तक मेरे पास है मैं इसके सारे लाड उठाया करूंगा। ये मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, बल्कि मेरा फख्र है। अम्मा अब्बा ने कभी मुझे किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। मैं जिस चीज पर हाथ रखती वो मुझे लेकर दी जाती थी। मेरे अब्बा एक फैक्ट्री में मैनेजर थे। उनकी तनख्वाह से हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा था। हमारे साथ मेरे चचा भी रहते थे। उनकी बीवी को हर वक्त मैंने अम्मा से किसी न किसी बात पर बहस करते ही देखा था। चचा खेतों में काम करते थे, जिसकी वजह से वो ज्यादातर घर पर मौजूद नहीं होते थे। वो वहां की निगरानी करते थे और अक्सर रात भी वहीं गुजारते। चच्ची को अम्मा से हमेशा जलन होती, क्योंकि अब्बा अम्मा का हर तरह से ख्याल रखते थे, उनकी हर जरूरत पूरी करते थे, उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। जबकि चचा की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी। चचा उनको बराए नाम खर्चे के पैसे देते थे, जिससे बमुश्किल वो लोग गुजारा कर रहे थे। वो अम्मा से हसद में इतनी अंधी हो चुकी थी कि अपनी बेटी रिदा और अपने बेटे बिलाल के दिलों में भी हमारे खिलाफ जहर घोलने लगी थी। मैं बचपन में उनके साथ खेलना चाहती थी, मगर वो दोनों हर दफा मुझे गिराकर जख्मी कर देते थे। मुझे चोट आती तो वो दोनों हंसने लग जाते। चच्ची ये सब देखकर बहुत खुश होती थी। अम्मा घर का माहौल खराब न हो इसी वजह से बात को टाल देती थी, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे आपस में नोक-झोंक करते ही हैं। वो मुझे समझाती कि बस मैं कमरे में रहा करूं, उनके पास ना जाया करूं। मगर मेरा बहुत दिल करता था खेलने का। मेरा कोई दूसरा बहन भाई भी नहीं था। अम्मा भी सारा दिन घर के कामों में मसरूफ होती, जबकि अब्बा काम पर होते थे। इसलिए मैं दिन में बहुत तंग होती थी। रिदा और बिलाल मुझसे 5 साल बड़े थे। रिदा तो हर वक्त गांव की सहेलियों के साथ घूमती थी। अगर मैं उसके पास कुछ देर गप्पे लगाने जाती तो वो मुझे धक्का देकर दूर कर देती कि तुम गंदी हो, हमसे दूर रहो। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत दुख होता था। चच्ची का जब कहीं बस नहीं चलता तो वो मुझे अम्मा से छुपकर अपने काम करवाने लगती थी। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी। अगर कभी अम्मा किसी काम से बाहर जाती तो वो अपने सारे गंदे बर्तन मुझसे धुलवाती थी। मैं मासूम थी, इसीलिए उनके डर से सारे काम कर देती थी। वो सारे कपड़े तक मुझसे इस्त्री करवाती थी। एक मर्तबा चच्ची ने किसी के घर जाना था। उन्होंने मुझे अपना एक जोड़ा इस्त्री करने को बोला। अम्मा अब्बा दोनों कुछ सौदा लेने बाहर गए हुए थे। मैंने उन्हें मना भी किया कि ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मुझे डर लग रहा था कि अगर कोई खराबी हो गई तो उन्होंने मेरा जीना हराम कर देना था। मगर उनकी तो एक ही रट थी कि तू जानबूझकर जान छुड़वाने के लिए मना कर रही है। मैं सब जानती हूँ तुझे, तू एक नंबर की कामचोर है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मैं कुछ भी कहती वो मुझे ही गलत समझती। उन्होंने आज से पहले कौन सा मेरी कोई बात सुनी थी जो अब सुनती। इसलिए मैं उनके कपड़े इस्त्री करने लग गई। अल्लाह अल्लाह करके मैंने उनके कपड़े इस्त्री करके बिस्तर पर सलीके से रख दिए थे और फिर किचन में कुछ काम करने गई। वे काम खत्म करके वहां से निकली तो देखा कि चच्ची की बेटी रिदा उनके कमरे से निकल रही थी। मुझे अजीब लगा कि इस वक्त तो वो सो रही होती है, तो ऐसे अचानक कैसे जाग गई। मुझे कुछ अजीब तो लगा, क्योंकि चच्ची भी इस वक्त बाहर किसी काम से गई थी। फिर मैं सर झटककर अपने कमरे में आ गई थी और कुछ देर आराम करने को बैठी। मगर थोड़ी देर बाद ही चच्ची की चिंघाड़ती हुई आवाज सुनाई थी। नैना, अरे ओ नैना, इधर आ जल्दी से। मैं घबराकर फौरन उनके सामने गई तो उनके हाथ में वही जोड़ा देखकर पूछा, क्या हुआ चच्ची, कोई काम था? मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर लिए थे। मगर उन्होंने जवाब देने के बजाय एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। कमबख्त लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना खूबसूरत जोड़ा जलाने की? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। मैंने तुझे कपड़े इस्त्री करने को बोला था और तूने इनको जला दिया। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब तूने जानबूझकर किया है। तू जलती होगी कि मैं इतना अच्छा जोड़ा पहन रही हूँ, जबकि तू ऐसे मासी वाले हुलिये में होती है। चच्ची मुझे बेइज्जत करते हुए थप्पड़ मारती जा रही थी। मैंने रोते हुए उनकी बहुत मिन्नतें की, मगर वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये जोड़ा कैसे चला। मैंने तो अपने हाथों से इसको सही सलामत रख कर गई थी। मैं फिर इसके बाद अपने आंसू साफ करती अपने कमरे में आ रही थी कि मेरे कानों में रिदा की आवाज आई।
जो अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। वो कह रही थी कि भाई आज तो मजा आ गया इस नैना की बच्ची को अम्मा से डांट पड़ता देखकर। मैंने उनका जोड़ा जला दिया था और सारा इल्जाम इस नैना पर आ गया था। बस फिर क्या था, अम्मा ने उसकी खूब धुलाई की। उसको ऐसे देखकर मेरा दिल सुकून में आ गया। जहर लगती है मुझे। वह फटी आंखों से उसकी बातें सुनती गई। वो भी अपनी माँ की तरह ही मुझसे नफरत करती थी और अपनी इसी अदावत में मेरे खिलाफ चालें चलना शुरू हो गई थी। मैंने ये मामला अपने रब पर छोड़ दिया था, मगर ये सब हर दिन बढ़ता जा रहा था। अगर कभी मेरे से कोई गलती होती तो चच्ची मेरे कान जोर से मरोड़ती। ऐसा करके वो अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया करती थी, मगर अम्मा के आते ही वो मीठी छुरी बन जाया करती और मुझे प्यार करने लग जाती। मैं जब अम्मा से उनकी शिकायत करती तो वो उल्टा मुझे समझाने लग जाती कि नैना बेटा, वो तेरी बड़ी है, अगर जरा सा वो किसी बात पर डांटती तू चुप करके सुन लिया कर, आगे से जवाब ना दिया कर। बड़े हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। इसके बाद एक दिन मैंने शहर जाकर मेला देखने की फरमाइश की। मेरा हमेशा से शौक था मेले पर जाकर घूमने का। अम्मा अब्बा मेरी जिद पर मुझे लोकल गाड़ी में शहर ले गए। दादी ने तो बहुत मना किया था कि भला क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, महंगाई पहले ही इतनी बढ़ गई है। मगर अब्बा ने साफ कह दिया था कि मेरा सब कुछ मेरी बेटी का ही है। मैं जो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ अपनी औलाद को एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए ही कर रहा हूँ। फिर मैं अम्मा अब्बा के साथ रवाना हो गई। उनके साथ एक यादगार दिन गुजारकर हम वापस आ रहे थे कि हमारी गाड़ी एक बड़े ट्रक से टकराई। इस हादसे ने तो जैसे मेरे ऊपर कयामत तोड़ती थी। मेरे अम्मा अब्बा उसी वक्त इंतकाल कर गए थे, जबकि मुझे भी काफी चोटें आई थी। जब हमें घर पहुंचाया गया तो अम्मा अब्बा का जनाजा देखकर एक कोहराम मच गया था। दादी धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। मैं जख्मी हालत में एक तरफ बैठी रो रही थी। अम्मा अब्बा को बहुत आवाजें थी, मगर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं एक ही दिन में यतीम हो गई थी। 6 साल की उम्र में ही मेरे सर से वालिदैन का साया उठ गया था। दादी अपने जवान बेटे की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रही थी। वो आस पड़ोस के लोगों के सामने ही चिल्लाने लगी कि मनहूस लड़की, तेरी वजह से मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। अगर तू उस मेले में जाने की जिद न करती तो ये हादसा न होता। उनके इस इल्जाम में चच्ची भी उनके साथ मिल गई थी। उनको तो बहाना चाहिए था। वो दादी को और भी ज्यादा बड़गड़ाने लगी थी कि सारा कसूर इसी का है। भाई साहब ने इसको लाड प्यार देकर इतना बिगाड़ लिया था कि ये अपनी हर फरमाइश हर हाल में पूरी करवाना चाहती थी। मैं तो उन सब की बातें खामोशी से सुन रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्यों मुझे डांट रहे थे। मेरे ऊपर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा था। अपना आप इस घर में बिल्कुल तन्हा लग रहा था। अम्मा की गोद शिद्दत से याद आ रही थी, जिस पर सर रखकर मैं सोती थी। अब्बा मुझे जिस तरह प्यार से अपने साथ बिठाते थे वो अब कहीं नहीं थे। मैं अपने वालिदैन के कमरे में बैठी बस रोती जा रही थी। फिर जब मेरे वालिदैन को गए 3 दिन गुजरे तो चच्ची ने मुझे जबरदस्ती कमरे से निकाला और डांट कर कहने लगी, महारानी, अब तेरे सारे ऐश आज से खत्म है। आज से जो मैं कहूंगी वो तुझे हर हाल में करना होगा, वरना बहुत सख्त मार पड़ेगी, समझी? मैं चच्ची की डांट सुनकर बहुत डर गई थी। आज तक अम्मा का प्यार भरा लहजा ही सुना था। अब ऐसे अचानक से चच्ची के गुस्से ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मैंने फौरन से सर हिलाया और चच्ची के हुक्म के मुताबिक सहन में झाड़ू मारने लगी। मैंने तो कभी ये काम किए ही नहीं थे, इसीलिए पोछा लगाते हुए मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। जब सारा फर्श साफ कर लिया तो चच्ची ने मेरे से बाकी कमरों में भी झाड़ू लगवाया था। मैं ये सब काम करके बहुत ज्यादा थक गई थी। इसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मैंने चच्ची से कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है। तो उन्होंने आधी रोटी मेरे आगे रखी और कहा कि ये ले, खा ले। मुझे रोना आया क्योंकि उन्होंने मुझे बस आधी सूखी रोटी पकड़ा दी थी, कोई सालन नहीं दिया था। फिर यह सब रोज का मामूल बन गया था। चच्ची अब मुझसे आहिस्ता आहिस्ता सारे काम लेने लगी थी। उन्होंने मुझे छोटी सी उम्र में ही घर के सब काम सिखा दिए थे। मैं, जिसने खुद से उठकर पानी तक न लिया था, अब पूरे घर की सफाई अपने छोटे छोटे हाथों से खुद करती थी। मुझे अपनी अम्मा की शिद्दत से याद आती थी, जो अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती थी। अब तो मुझे आधी रोटी भी मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत थी। यूं ही कई साल बीत गए और मैं जवान हो गई थी। चच्ची अब अपनी बेटी रिदा के लिए रिश्ता ढूंढने में लगी हुई थी। उनकी कोशिश थी
कि उनकी बेटी किसी बहुत ही अमीर घराने में ब्याही जाए। उनको किसी पैसे वाले लड़के की तलाश थी। घर में जब भी कोई रिश्ता आता तो चची मेरे हाथों से लजीज पकवान बनवाती और लोगों को कहती कि उनकी बेटी ने बनाया है। कितने ही रिश्ते उनकी बेटी के इसलिए ज़ाये हो जाते थे क्योंकि उन लोगों को रिदा के बजाय मैं पसंद आ जाती थी। मुझे कुदरत की तरफ से बेपनाह हुस्न मिला था। मेरी गोरी मलाई जैसी रंगत देखकर हर कोई दंग रह जाता था, जबकि रिदा का रंग सांवला था और नक्श भी मामूली थे। वो मुझसे इसी बात को लेकर नफरत करने लगी थी। मेरी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। हर कोई ये बात जानता था कि मैं ज्यादा हसीन थी, तो सब रिश्ते वाले मुझे पसंद कर जाते थे। इसके कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि चच्ची अपने भाई के बेटे से रिदा की शादी करवाना चाहती थी। वो लोग शहर में रहते थे, उनका वहीं पर कारोबार था और वो पैसे वाले लोग थे। चच्ची ने उनको खास तौर पर इतवार की शाम दावत पर बुलाया था ताकि वो अपनी बेटी को अपने भांजे से मिलवा सके। वो हर रोज मुझे काम पर लगा देती थी। उन्होंने मुझसे सारे पर्दे और कपड़े धुलवाए और इसके बाद पूरे घर को शीशे की तरह साफ सुथरा करने को बोला था। मुझे यह सब काफी अजीब लग रहा था। चच्ची को अब तक ये समझ नहीं आया था कि रिश्ते अल्लाह की मर्जी से बनते हैं। किसी इंसान का इसमें कोई जोर नहीं होता। अल्लाह ने हर इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। रब की इजाजत से ही शादी होती है। वो बस चाहती थी कि किसी भी तरह उनकी बेटी अमीर खानदान में ब्याही जाए। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़का कैसा था, वो शरीफ भी था या नहीं। उनके लिए बस दौलत अहम चीज थी। वो कहती थी कि जिस तरह मैंने सारी उम्र सिसक कर गुजारी है, मैं अपनी फूलों जैसी बच्ची को बिल्कुल भी वैसी जिंदगी जीने नहीं दूंगी। एक दिन मैं चच्ची के काम से बाहर सौदा लेने गई थी। उन्होंने दावत के लिए बहुत से फल मंगवाए थे। मैं वो लेकर वापस आ रही थी कि मेरी नजर एक किनारे पर बैठे बूढ़े आदमी पर पड़ गई। वो आदमी बहुत ही पुराने लिबास में अकेला बैठा हुआ था। पहले तो मैं समझी कि शायद वो कोई फकीर था, मगर उसके पास कोई भी कशकोल वगैरह नहीं था और ना ही वो दूसरे आम फकीरों की तरह भीख मांग रहा था। वो तो आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। मुझे उस पर न जाने क्यों तरस आया। उसका चेहरा पीला जर्द था और जिस्म ढांचे की तरह कमजोर। मैं जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछा, बाबा जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? उस बूढ़े आदमी ने मेरी बात सुनकर आंखें खोली तो मैं एक पल को उसकी सुर्ख आंखें देखकर डर गई। वो बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। उसने मुझे कुछ देर खामोशी से देखा और फिर कहा, पानी। मैं समझ गई कि वो बेचारा प्यासा था। मैं जल्दी से पास खेतों में गई और वहां पर कुएं से थोड़ा सा पानी लेकर आई। वो पानी पीकर उस आदमी को थोड़े से फल दिए जो उसने खा लिए थे। फल खाने के बाद उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको छोड़ाती हूँ। मुझे ऐसे उसको यहाँ अकेला छोड़कर जाना कुछ ठीक नहीं लगा। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। उसकी लहू टपकाती आंखें देखकर मुझे उसकी अजियत में होने का एहसास हो रहा था। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं अपने खानदान से खो गया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। वो ये कहकर खामोश हो गया था। फिर मैंने उस बूढ़े बाबा से कहा कि आप यहीं बैठें, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, आपको किसी महफूज जगह पर ले जाऊंगी। उस बूढ़े बाबा ने कहा, मैं यहाँ ही बैठा होता हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया और जल्दी से घर जाकर सौदा चची के हवाले किया। इसके बाद मैं घर के कामों में लग गई तो पता ही नहीं चला और शाम हो गई थी। मेरे जहन से उस वक्त उस बूढ़े आदमी का ख्याल बिल्कुल निकल गया था। चची मुझसे इतने बहुत सारे काम लेती थी कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत मुश्किल से मिलती थी। उनका बस नहीं चलता था, वरना मेरा उठना बैठना भी वो अपनी मर्जी से करवाती। उन्होंने तो जैसे मुझे अपना गुलाम ही समझ लिया था। पूरे घर में उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। फिर शाम को जब सारे कामों से फारिग हुई तो एकदम से मेरे जहन में उस बूढ़े आदमी का ख्याल आया। चच्ची और रेदा इस वक्त अपने कमरे में सोने चली गई थी। उनका बेटा बिलाल रातों को अक्सर घर पर नहीं होता था। वो सारी रात अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता था। चच्ची ने उसको खुली छूट दे रखी थी, जिसका वो पूरा फायदा उठाता था। पूरे गांव में उसकी बदमाशी मशहूर हो चुकी थी, मगर चच्ची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर किसी को यही कहती कि जवान लड़का है, अगर अभी वो खुलकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगा तो फिर क्या मजा आएगा। भाई मैं तो अपने बच्चों पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं करती। चच्ची की इसी खुली डील का नतीजा था कि आज गांव की हर लड़की उससे खौफ खाती थी।
اس کی گندی نظر جس لڑکی پر پڑ جائے تو پھر اس کا جینا حرام کر دیتا تھا۔ میں خود اس سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ جس وقت گھر پر ہوتا تو میں زیادہ تر اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھی۔ ابھی شام کا وقت تھا۔ میں اپنی چادر اوڑھ کر جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو ویسے بھی شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے۔ میں جلدی سے اس جگہ پر گئی جہاں میں نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور کہا، بابا آپ میرے ساتھ آئیں۔ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا، بیٹی تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں ان کو اپنے گھر کے پاس موجود مسجد میں لے جا رہی ہوں۔ وہاں پر ایک سرائے ہے۔ جن لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ ادھر آپ کو کھانا بھی مل جائے گا اور رہنے کے لیے چھت بھی۔ وہ بوڑھا آدمی میرے ساتھ اس مسجد میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کو اندر بھیجا اور وہاں سے دوبارہ گھر آ گئی تھی۔ اس مسجد سے گھر قریب ہی تھا، اسی لیے جلدی سے گھر پہنچی۔ اب میں پرسکون ہو گئی تھی کیونکہ کسی کی مدد کر کے مجھے ہمیشہ بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ مگر میری یہ خوشی کچھ ہی دیر تک قائم رہ سکی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے پیچھے ہی بلال بھی آ گیا اور مجھے دیکھتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میں اس کو دیکھ کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے چپ کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، گھٹیا لڑکی، اتنی رات کو تو اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی؟ اماں نے تجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور تو سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ایسا نہیں ہے، میں کسی کی مدد کرنے گئی تھی۔ آپ میرے اوپر اتنا غلیظ الزام نہ لگائیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اندر جانا چاہتی تھی چونکہ مجھے ڈر تھا اگر چچی کی آنکھ کھل گئی تو وہ مجھے ایسے دیکھ کر ببال مچا کر رکھ دیں گی۔ بلال نے زور سے میری بازو دبوچی اور گھٹیا انداز میں کہا، ارے اتنی جلدی کیا ہے اندر جانے کی؟ تھوڑی دیر میرے ساتھ بھی گزار لو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ گھر میں ہی اتنی حسین کلی موجود ہے تو باہر منہ نہ مارتا۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا اور میرا دل اس کی بکواس سن کر بیٹھا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور سب اپنے کمروں میں تھے۔ یہ بلال اگر تنہائی میں مجھے نوچ بھی دیتا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہٹا کٹا نوجوان مرد تھا جبکہ میں دھان پان سے کمزور لڑکی۔ میں کسی صورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی پکڑ بہت ہی مضبوط تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں لے جانے لگا تھا کہ ایک دم سے میرا ہاتھ پاس پڑے گلدان سے لگا اور وہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ شور کی آواز سن کر ایک دم سے چچی باہر آئی۔ ان کا کمرہ نیچے صحن میں ہی تھا۔ وہ کہنے لگی، کون ہے یہاں پر؟ اپنی ماں کو دیکھ کر بلال نے فوراً سے پینترا پتلا اور کہنے لگا کہ اماں دیکھیے لڑکی ابھی رات کو کہیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو الٹا میرے اوپر ڈورے ڈالنے لگی اور اپنی ادائیں دکھانے لگی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ میں اپنے گھر کی لڑکی پر کیوں نظر ڈالوں گا۔ بلال کا اتنا کہنا تھا کہ چچی مجھے تھپڑ مارنے لگی۔ گھٹیا بد چلن لڑکی، تو میری ناک کے نیچے یہ گل کھلا رہی تھی، باہر تو منہ مار رہی تھی، اور اب جب میرے بیٹے نے تجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اس کو بھی اپنے جال میں پھانسنے لگ گئی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گی اگر تو نے ایسا خواب میں بھی سوچا۔ میں کبھی تجھے اپنے بیٹے کے قریب بھی نہ پھٹکنے دوں۔ میرا شہزادہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ تیرے جیسی 2 ٹکے کی یتیم لڑکی کے پیچھے خار ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ چچی میرا یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو کبھی ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ سب میرے اوپر الزام ہے۔ چچی میری بات سننے کے بجائے کہنے لگی، چل چپ کر جا، میں سب جانتی ہوں، تو بھی اپنی ماں پر ہی گئی ہے، اس نے بھی تیرے ابا پر ڈورے ڈالے تھے، اب تو بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ میں بتا رہی ہوں میرے جیتے جی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، سمجھی؟ چچی کو تو بس موقع مل گیا تھا میری اماں کے خلاف زہر اگلنے کا۔ اماں تو اب اس دنیا میں نہیں تھی مگر پھر بھی چچی کے ان سے جلن قائم تھی۔ وہ آج بھی ہر بات میں مجھے ان کے تانے دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ واقعی حسد ایسی بری بیماری ہے جو انسان کو اندر سے جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ چچی بھی اپنی جلن میں اندھی ہو چکی تھی۔ اماں کو اس جہان سے گئے سالوں بیت گئے تھے مگر چچی کے دل کی بھڑاس میں ذرا کمی نہیں آئی تھی۔ مجھے انہوں نے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ اس کے بعد آخری ٹھوکر مار کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں روتی تڑپتی وہیں صحن میں لیٹی ہوئی تھی۔
कोई भी नहीं था जो मेरा साथ देता। बिलाल तो मेरे ऊपर घटिया बहतान लगाकर कब का जा चुका था, मगर मेरा किरदार सबकी नजरों में तार तार कर डाला था। चची तो पहले ही मुझे सुख का सांस लेने नहीं देती थी, अब तो उन्होंने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देनी थी। मैं बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा करके ऊपर अपने कमरे में आई थी और बिस्तर पर आकर लेट गई। पूरा जिस्म दर्द से चूर था। मैं बस अपने लिए दुआ ही कर सकती थी, क्योंकि अब तो कोई मौजज़ा ही मेरी जिंदगी बेहतर कर सकता था। मैं लेटी अपने हालात के बारे में सोच रही थी कि रात के किसी पहर मेरी आंख लग गई और नींद की देवी मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। अगले दिन मैं सोई हुई थी कि चची मेरे कमरे में आई और चिल्लाते हुए उठाने लगी कि क्यों रे महारानी, आज तेरा उठने का इरादा है या सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहेगी। मैं एक झटके से उठ बैठी। आज इतवार का दिन था और चची के खास मेहमानों ने आना था। मेरे अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी, जोर जोर दर्द कर रहा था, मगर मेरे पास इनकार का कोई ऑप्शन नहीं था। हर सूरत मुझे काम करना ही था, वरना चची के हाथों मेरी धुलाई पक्की थी। मैं कल की भूखी थी, एक निवाला भी हलक में नहीं डाला था, लेकिन चची को जरा रहम न आया। उन्होंने मुझे बगैर नाश्ता किए ही कामों पर लगवा दिया था। रेदा को उन्होंने पार्लर तैयार होने भेजा हुआ था। वो चाहती थी कि उनकी बेटी बहुत ही प्यारी लगे। मैं सुबह से कामों में लगी थी, जिसकी वजह से मेरा हुलिया किसी फकीरनी जैसा हो गया था। बगैर कुछ खाए पिए ही जानवरों की तरह काम में लगी थी। फिर जब खाना तैयार हुआ तो मैंने बाहर दस्तरखान पर रखकर किचन की सफाई की। मैंने खाना पकाते वक्त अपने लिए थोड़े से चावल छुपा कर रखे थे। जब सब लोग खाने में मसरूफ थे तो मैं वो खाने लगी, मगर ऐन वक्त पर पीछे से चची का भांजा कहीं से नमूदार हो गया था और मुझे हरासा करने की कोशिश करने लगा था। वो यहाँ पर पानी पीने के बहाने से आया था, मगर अब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने उसको धक्का दिया। इसी शोर शराबे की वजह से एक कांच का जग भी टूट गया। चच्ची जब आवाज सुनकर किचन में आई तो मुझे रख कर सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। उनके भांजे ने सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दिया था। चची तो वैसे ही मेरे खिलाफ थी। कल के वाक़ये ने उनको मजीद मेरे से बदजन कर डाला था। मैं कुछ भी कहती उनको जरा यकीन नहीं आना था। वो सब फिर से बाहर चले गए, जबकि मैं अपनी बेबसी के मारे कुछ नहीं कह सकती थी। मुंह खोलने के नतीजे में चच्ची की तरफ से मार ही पड़नी थी। मैं इसके बाद ऊपर कमरे में आ गई थी, मगर भूख से मेरा बुरा हाल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। चच्ची तो मुझे भूखा मारना चाहती थी। मैं आखिरकार तंग आकर आहिस्ता से नीचे गई तो किचन में 2 दिन पुरानी सूखी रोटी पड़ी थी। मैंने वो ली और ऊपर छत पर आ गई। सूखी रोटी को पानी में डिबोकर खाने लगी ही थी कि अचानक से नाक में कुछ मजेदार खाने की खुशबू आई। मैंने इधर उधर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि साथ घर वाले घर की दीवार पर एक थाल पड़ी हुई थी। मैंने जाकर देखा तो उसमें लजीज पकवान पड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर कौन ये खाना रख कर गया था। इस घर में तो कोई रहता भी नहीं था, ना ही मेरी किसी से जान पहचान थी जो मेरे लिए खाना ले आता। फिर मैंने सब सोचे अपने जहन से झटक कर जल्दी से वो थाल उठा लिया और कमरे में आकर खाने लगी। बाहर मौसम भी एकदम से तूफानी हो गया था। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने मेरे लिए ये गैबी तौर पर खाना भेज दिया था। मेरे पाँव में कांच चुभने से जगह जगह जख्म भी आए थे, मगर खाना खाते ही मेरे ऊपर गनूदगी छाने लगी। आज तक जिंदगी में ऐसा लजीज और जायकेदार खाना कभी नहीं खाया था। मैं वहीं पर थाल रखकर लेट गई और कुछ ही देर में नींद की वादियों में खोती चली गई। अगले दिन मेरी आंख खुली तो एकदम से मेरी नजर अपने पैरों पर गई। वहां पर अब कोई जख्म ना देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कल रात तक तो वहां पर जख्म आए थे। ये कैसे जादुई तौर पर गायब हो गए थे? मुझे अब काफी डर लगने लगा था। वो थाल जिसमें कल मैंने खाना खाया था वो भी अब कहीं मौजूद नहीं था। ये सब जरूर किसी परस्त्रार मखलूक का काम था। मैं अपनी जगह से उठी और कामों में मसरूफ हो गई। फिर जब बाहर सौदा लेने निकली तो एकदम से मेरी नजर उसी बूढ़े आदमी पर गई जो कि उस मस्जिद के बाहर बैठा था। उसकी हालत अब पहले से बहुत बेहतर थी। उसने साफ सुथरा लिबास पहन रखा था। मैं उसके पास गई और सलाम किया तो उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, कैसी हो बेटी? कल खाना सही से खा लिया था ना? मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने जल्दी से उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला उस खाने के बारे में? तो वो कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी चची तुम्हारे साथ कितना बुरा सुलूक करती है
और अब तक उसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। वो इसीलिए ये सब करती है क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया में होते तो वो कभी भूल कर भी ऐसा ना करती। उसकी वजह से ही तुम कई मर्तबा भूखी सोई हो। जबकि तुम्हारे वालिदैन अगर इस दुनिया में होते तो किसी की जरूरत नहीं होती तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आने की। तुमने मेरी इतनी मदद की थी, मुझे मेरे बेटे से मिलाया, तो मेरा फर्ज है कि तुम्हारी भी मदद करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे बारे में कैसे जानते थे। मेरी तो उनसे कोई ज्यादा बात भी नहीं हुई थी। मैंने तो बस उनको ऐसे बीमार बैठा देखा था तो हमदर्दी में पानी पिलाया और मस्जिद छोड़ आई थी। उनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसका उनको मेरी जिंदगी की सब बातें पता चल रही थी। ये सब तो किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी। वो कहने लगे कि मेरे साथ आओ। वो मुझे मस्जिद के पीछे बने खुले मैदान में ले आए। वहां पर एक ऊंचा लंबा खूबसूरत जवान आदमी खड़ा था जो कि बहुत ही तिरिस्माती कशिश रखता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी रियासत का शहजादा हो। मैंने जिंदगी में इतना हसीन आदमी नहीं देखा था। उसकी शक्ल हूबहू उस बूढ़े आदमी से मिलती थी। वह समझ गई कि यही उसका बेटा था। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि मेरा बेटा एक जिनजादा है। हम जिन्नात कबीले से ताल्लुक रखते हैं। मुझे सालों पहले कुछ काली ताकतों ने इस इंसानी दुनिया में भेज दिया था। मेरी याददाश्त भी उनके जादू से चली गई थी। इसी वजह से मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता था। अपनी सारी पुरस्कार कुव्वतें खो चुका था। फिर जब तुमने मेरी मदद की और मुझे उस मस्जिद में ले गई तो इत्तेफाक से मेरा बेटा वहीं पर था। वो मेरी तलाश में ही यहाँ आया हुआ था। उसने जब मुझे देखा तो अमल करके मुझे उन शैतानी ताकतों के वश से निकाल दिया। इसके बाद मेरा बेटा तुम्हारे साथ साए की तरह है। उसी ने तुम्हारे जख्म पर मरहम भी लगाई है। हम दोनों बाप बेटे तुम्हारे हमेशा एहसानमंद रहेंगे मेरी बच्ची। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। सालों बीत गए थे मगर आज तक किसी ने मुझे अपनी बच्ची कहकर नहीं बुलाया था। मैं तो प्यार भरा लहजा सुनने को तरस गई थी। अब इतने अरसे बाद ये मेहरबान लोग देखकर मैं रोने लगी थी। उस नौजवान जिनसादे ने मुझे ऐसे रोते देखा तो कहने लगा, अरे आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम जिन्नात जरूर है मगर हमने कभी इंसानों का बुरा नहीं सोचा। हम तो शैतानी सायों को खत्म करते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं डर नहीं रही, बस अपनी इस दुख भरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। आप जैसे अच्छे और नेक लोगों को देखकर मेरा दिल भर आया था। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि बेटी, अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी करके हमारे साथ चलो। हम वादा करते हैं तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। मेरा बेटा तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगा। तुम रानी बनकर रहोगी। मैं उन दोनों की बात सुनकर राजी हो गई थी। यहाँ पर कौन सा कभी कोई मुझे चैन से जीने देता। इसके बाद मैं उस जिन्नात से शादी करके उनके साथ उस जिन्नाती दुनिया में चली गई थी और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी थी। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी महरूमियां देखी थी और बचपन से अब तक चच्ची ने मेरे ऊपर जितने जुल्म ढाए थे, उनका सिला मेरे रब ने इतने खूबसूरत अंदाज में दिया था कि मैं कुछ ही अरसे में अपने सारे दुख भूल गई थी। मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरी जिंदगी में अब कभी एक दिन भी अच्छा नहीं आएगा, मगर कुदरत ने मुझे बता दिया था कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। अगर बुरा वक्त आए तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। आज मुझे मेरे सब्र का फल ही मिला था। मेरा शौहर मुझे शहजादी बनाकर अपने घर में लाया था। उसके साथ रहकर मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक जिनजादे के साथ हूँ। वो एक बेहतरीन हमसफर साबित हुआ था। मुझे मेरे शौहर ने बताया था कि चिच्ची अपनी जिस बेटी की शादी के लिए इतने पापड़ बेल रही थी, उसने अपने किसी आशिक के साथ भागकर शादी कर ली थी। उसने चच्ची की ढील के बदले उनके मुंह पर कालक मल दी थी। अल्लाह ने उनको उनके किए की सजा दे दी थी। चच्ची तो जैसे अपनी बेटी के इस कदम पर नीम पागल हो गई थी। उनको पूरा यकीन था कि वो अपनी बेटी की किसी अमीर घराने में शादी कर देंगी, जिसके बाद उनके भी दिन बदल जाएंगे और वो पैसे से माला माल हो जाएंगी। मगर ऐसा ना हो सका। वो खाली हाथ रह गई थी। जिस तरह उन्होंने मेरी जिंदगी को एक भयानक ख्वाब बना दिया था, अब कुदरत ने ऐसा बदला लिया था कि वो खुद हर किसी से अपना मुंह छुपाती फिर रही थी। आस पड़ोस के सभी लोग अब उन पर थू थू कर रहे थे, क्योंकि बेटी का मामला होता ही नाजुक है। उन्होंने अपनी बेटी की सही तरीके से परवरिश करने के बजाय सारा ध्यान मेरे साथ हसद और जलन में गुजार दिया था।
जो वक्त उनको अपनी बेटी को देना चाहिए था वो सारा उन्होंने मेरी जिंदगी खराब करने में लगा दिया था। मगर वो मकाफाते अमल जैसी हकीकत को फरामोश कर बैठी थी। वो भूल गई थी कि इंसान जो साजिशें दूसरों के लिए करता है वो एक न एक दिन उसके अपने हक में वापस लौट कर जरूर आती है। मेरे जिनसात शौहर ने मुझे इतना मान दिया था कि मैं खुद को एक खुशकिस्मत इंसान समझने लगी थी।